नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों का विश्लेषण अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ करते हैं। आज हम नेपाल में आंदोलन और राजनीतिक अनिश्चितता और बलूचिस्तान में खराब होते हालात पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। नेपाल में युवा विद्रोह ने रचा इतिहास, प्रधानमंत्री केपी ओली ने दिया इस्तीफा। लगातार दूसरे दिन आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं, कई नेता भीड़ के गुस्से का बने शिकार, शांति की अपील। यूक्रेन के डोनियास्क क्षेत्र के एक गांव पर बड़ा हमला, 20 लोगों की मौत। राष्ट्रपति जेलेंस्की की सहयोगियों से रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील। पोलैंड के राष्ट्रपति की चेतावनी, कहा पुतिन की अन्य देशों पर आक्रमण की भी तैयारी। हिजबुल्लाह के निशस्त्रीकरण पर लेबनानी सेना का बड़ा फैसला, इजरायली सीमा के निकट 3 महीने में हथियार डलवाने का लक्ष्य। सेना ने पिछले हफ्ते सरकार को सौंपी 5 चरणों पर आधारित योजना। फ्रांस में नहीं थम रहा राजनीतिक गतिरोध, विश्वास मत हारने के बाद प्रधानमंत्री फ्रैंको बेयरू ने सौंपा इस्तीफा। 2 साल के भीतर राष्ट्रपति मैक्रों को तीसरे प्रधानमंत्री की तलाश। नहीं कम हो रही थाईलैंड के सियासी घराने शिनावात्रा की मुश्किलें, बेटी के बाद पिता को सुप्रीम कोर्ट से झटका। पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा को 1 साल की जेल, 2023 में सजा काटने के दौरान लाभ का आरोप। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। नेपाल में सोमवार को अचानक शुरू हुए सरकार विरोधी आंदोलन के बाद मंगलवार को देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया। मुख्य रूप से युवाओं के इस आंदोलन के सामने सरकार ने तो घुटने टेक दिए, लेकिन नेपाल में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारी एक अंतरिम सरकार के गठन की मांग कर रहे हैं। आइए आपको इससे जुड़ी हुई एक खबर बताते हैं और फिर उस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद उपमहाद्वीप के एक और देश नेपाल में युवा विद्रोह ने व्यवस्था की दीवार पर नया इनकलाब लिख दिया। महज चंद घंटों के अंदर जेंजी के आंदोलनकारियों ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंधों को वापस ले लिया, लेकिन नेपाल की सड़कों पर घूमते आंदोलन को सिर्फ इतना भर मंजूर न था। आंदोलनकारियों की मांग सोशल मीडिया से निकलकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक समस्या तक जा पहुंची थी और इसमें राजनीतिक नेतृत्व सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। प्रदर्शनकारियों के बढ़ते दबाव ने पहले 4 मंत्रियों, फिर खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा सौंपने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति को सौंपे अपने त्याग पत्र में उन्होंने लिखा कि देश में पैदा हुए असामान्य परिस्थितियों को अपने इस्तीफे का कारण बताया। राष्ट्रपति ने ओली का इस्तीफा स्वीकार कर उप प्रधानमंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री का जिम्मा सौंप दिया। ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों में जश्न का माहौल है, लेकिन वे अब भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बीच काठमांडू के मेयर बालेंदु शाह ने संसद को भंग कर जेंजी के आंदोलनकारियों को सत्ता सौंपने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए युवाओं से तैयार रहने की अपील की है। उधर काठमांडू समेत कई शहर लगातार दूसरे दिन भी जलते रहे। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। इसके अलावा पीएम ओली, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के निजी आवास पर तोड़फोड़ के बाद आगजनी की। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, वित्त मंत्री विष्णु पौडेल समेत दूसरे नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। सोमवार को सुरक्षा बलों की गोलीबारी में छात्रों सहित करीब 19 प्रदर्शनकारी मारे गए और 400 से अधिक युवा घायल हो गए थे। काठमांडू में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगे होने के बाद भी हिंसा के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। मंगलवार को 2 और लोगों की मौत से मरने वालों का आंकड़ा 21 हो गया। फिलहाल नेपाल की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। काठमांडू का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है और सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नेपाल के मुख्य सचिव ने
ताज़ा हालात पर सेना और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने संयुक्त वक्तव्य में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उधर पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने जेन-ज़ी आंदोलन पर सरकारी कार्रवाई के दौरान हुई जनहानि पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि युवाओं की जायज मांगों पर ध्यान दिए बिना उनकी जान लेना बेहद दुखद है। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अतुल अनेजा जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, पहला सवाल यही है कि अब वहाँ पर न प्रधानमंत्री हैं और खबर ये भी आ रही है कि राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है, सारे मंत्रियों ने वहाँ पर इस्तीफा दे दिया है, राजनीतिक सत्ता वहाँ पर है नहीं। अब नेपाल में क्या कुछ होगा? देखिए, इस वक्त बहुत ही अनसर्टन का सिचुएशन है चंद्रशेखर जी। एनार्किक सिचुएशन मैं कहूँगा। तख्ता तो पलटा गया है, एक रेजिम चेंज तो हो चुका है, क्योंकि जो पुरानी रेजिम थी, जो एक इलेक्टेड रेजिम थी, गवर्नमेंट थी, वो अब बर्खास्त हो गई एक तरह से। और ये अब दूसरी बात आती है कि इसके बाद क्या। अगर तो ये कोई स्थिति ऐसी बनती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेपाल की वो बनी रहती है और नए आंदोलन होते हैं, तो एक तरह से फिर हम कह सकते हैं कि एक जनरेशनल चेंज शायद हो रहा है, एक नई जनरेशन आ रही है वहाँ पर सत्ता में। लेकिन अभी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को बर्खास्त कर देते हैं और जैसे बांग्लादेश में हुआ कि चुनाव नहीं होते, तो मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकती है, एनआरकी की तरफ जा सकती है, और भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स एक साथ हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसी फोर्स अभी आए जो एक तरह से स्थिरता लाए। क्या वो फौज आ सकती है थोड़ी देर के लिए जो स्थिरता लाए? यहीं पर आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आज सवेरे से जो घटनाक्रम हुए हैं, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया। नेपाली सेना की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इस तरह की भी खबरें हैं कि नेपाली सेना ने दबाव डाला इन त्यागपत्रों के लिए। देखिए, उसके ऊपर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या रोल अभी उनकी जो आर्म्ड फोर्सेज है उसका रहा है। एक तरह से आर्म्ड फोर्सेज जो मिलिट्री है वो सामने नहीं आई। अब कल जो घटना हुई थी उसमें 19 लोग मारे गए, लेकिन आज कहीं भी उनकी फौज नजर नहीं आई। तो एक तरह से क्या इस पर सवाल जरूर उठता है कि क्या फौज टैसिटली सपोर्ट कर रही है विद्रोहियों को। एक तो ये बात हुई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मेयर हैं काठमांडू के, बालेंद्र शाह ने बयान दिया है, कहा है फौज के प्रति कि आपकी शायद सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बालेंद्र शाह का एक और बयान है कि जो विद्रोहियों को कह रहा है कि जो हमारा लक्ष्य था, जो एक करप्ट सरकार को हटाने का, वो अब पूरा हो चुका है। अब शांति बना के वापस आए और अब आपकी जो लीडरशिप की बागडोर है आपके हाथ में, मतलब जेन जी यंगर जनरेशन के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि फौज और इनकी आर्म्ड फोर्सेस की अब कोई भूमिका हो सकती है, क्योंकि जो स्थिति अभी है एक बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर हट चुका है, एक एनार्की की स्थिति है। इसमें अगर एक कोई स्तंभ है जो ला सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फौज भी ऐसा काम करेगी कि फिर से और लोग जिसमें हानि पहुंचे लोगों को या कोई डेथ्स हो। तो ये इस सब के बीच अतुल जी, जो वहाँ के बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनमें चाहे काठमांडू पोस्ट की बात करें या कांतिपुर न्यूज़ की बात करें, ये लोग एडिटोरियल लिख रहे हैं कि बालेंद्र शाह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। ये खबरें प्रसारित कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि बालेंद्र शाह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, इस मूवमेंट, जो भी कहें आप, मूवमेंट कहें या जो भी कोई और वर्ड इनको यूज करना चाहें, इसके पीछे कौन सी संस्था है? जो मुझे नजर आ रही है वो एक हामी नेपाल करके एक संस्था है जो जेन-ज़ी को लीड कर रही थी और जिसके लीडर हैं सुदन गुरुङ। सुदन गुरुङ बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। ये एक नाइट क्लब चलाते थे एक टाइम पे, एक डीजे थे उसमें। और जब 2015 में जो अर्थक्वेक हुआ नेपाल में, उसके बाद उन्होंने अपनी एक एनजीओ बनाई जो राहतकारी काम में जुड़ी हुई थी, लेकिन बहुत फैली है। इसके अंदर बहुत सेलिब्रिटीज जुड़ गए, बाहर की कंपनियां जैसे वाइवर, कोका कोला,
काठमांडू में ये जो मिस यूनिवर्स नेपाल, ये सब एक ग्लैमर का एलिमेंट भी आ गया और एक्सटर्नल सपोर्ट का एलिमेंट आ गया। जो फंडिंग आई है वो भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से आई है जो नेपाल के बाहर है। तो हम ही नेपाल के पीछे हमें देखना पड़ेगा और कौन सी फोर्सेज हैं, लेकिन गुरुंग एक फोर्स है। दूसरे जो हैं वो हैं ये बलेंद्र शाह जिनकी हम बात कर रहे थे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर टर्न रैपर, जिनका विश्वविद्यालय जो इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे ख्याल बैंगलोर में है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है और उसके बाद रैपर बने, अब मेयर बने, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। तो ये एक दूसरी फिगर आती है और इनका नाम आ रहा है कि भाई ये अब नए प्रधानमंत्री या जो भी लीडर बने हैं यहाँ से। और तीसरे कैरेक्टर जो भी यंगर जनरेशन से, वो रवि लमिशा ने, ये एक्चुअली इन्होंने इनकी पॉलिटिकल पार्टी आरएसपी, और ये मंत्री भी बने थे एक टाइम पे जब पिछले चुनाव हुए थे, लेकिन किसी कारण से करप्शन चार्जेस लगे थे और जेल में थे, अब रिलीज हो गए। तो ये ट्रायंगुलेशन मेरे को नजर आ रही है कि जेन जी में ये तीन बड़े नेता जो है सामने उभर के आ रहे हैं और इनके पीछे काफी ज्यादा सपोर्ट है। अतुल जी यहीं पर अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अचानक सोशल मीडिया बैन होता है और उसके बाद ये प्रदर्शन हो जाते हैं। 3 लोगों का आपने नाम भी आगे रखा, इसमें हामी नेपाल करके जो एनजीओ है ये किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से इसने सोशल मीडिया के जरिए ये पूरे प्रदर्शन को कल वहाँ पर बुलाया था, ये सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। कई लोगों के सवाल हैं, क्या कोई बाहरी ताकत, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पे और इतने लक्ष्य और फोकस के साथ कोई स्पॉन्टेनियसली कि भाई 19 लोग मरे और हम आगे बाहर, ये मुझे नहीं लगता। इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशनल शक्तियां जरूर होगी। अभी हमको उसका पूरा खुलासा नहीं है, अभी कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि जब हम बैकग्राउंड चेक करते हैं इन लोगों का तो उसके पीछे कई बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और जो विदेशी शक्तियां भी बाहर के नाम भी आ रहे हैं। अभी अगले दिनों में हमें पता लगेगा कि कौन कौन सी ये विदेशी शक्तियां हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे या चीन या ऐसे कोई देश है, क्योंकि ओली जो खुद थे वो चीन के साथ थे। तो और बांग्लादेश का हमारे सामने एग्जाम्पल है। मैं तो इसको बांग्लादेश ट्रैक से ही देखूंगा, लेकिन अभी कहना ठीक है अतुल जी, ये आने वाले दिनों में देखना होगा और शायद पता चलेगा कि कौन सी असली ताकत इसके पीछे है। अतुल जी हमारे साथ बने रहिए, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। चले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। दादू
आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जहां पाक सेना ने बलूच विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ रखा है, वहीं बलूच संगठनों का दावा है कि सेना इस अभियान के नाम पर बलूचों को बुरी तरह कुचल रही है और अत्याचार कर रही है। दूसरी ओर बलूच विद्रोहियों ने भी पाक सेना पर हमले बढ़ा दिए हैं। आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। बलूचिस्तान में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। मानवाधिकार संगठन चीख चीख कर पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों को बयां कर रहे हैं। आंकड़ों और तथ्यों के साथ काउंटर टेररिज्म के नाम पर बेगुनाहों को कत्ल करने की साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं। सौदे और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के विरोध के कारण BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना के निशाने पर है। बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो करती है, लेकिन क्षेत्र को विकास से अछूता रखी हुई है। अब अमेरिका ने भी BLA को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, तो सेना ने इस संगठन के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि सेना का अभियान सिर्फ BLA तक सीमित नहीं है, बल्कि निशाने पर आम बलूच भी हैं। जबरन गायब किए जाने की घटना बलूचिस्तान में आम बात है। अमेरिका और चीन दोनों की इस क्षेत्र में रुचि के कारण पाकिस्तान पर बलूचिस्तान को हिंसा से मुक्त रखने का दबाव बढ़ गया है। आरोप है कि सेना लोगों की चिंताओं का समाधान करने के बजाय हिंसा को बढ़ावा दे रही है। अपने ही लोगों को कुचलने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ अब आम लोगों में आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि समूचे प्रांत ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। 2 सितंबर को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की रैली पर हुए आत्मघाती हमले के बाद लोग विद्रोह पर उतर आए हैं। सोमवार को समूचे प्रांत में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़कें और राजमार्ग जाम कर दिए गए। रेल और हवाई सेवाओं को बाधित किया गया। प्रदर्शनकारी आत्मघाती हमले की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने मांग सुनने के बजाय उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग की। इस दौरान 260 लोगों को हिरासत में लिया गया। बलूचिस्तान में इंटरनेट ब्लैकआउट अब आम सी बात हो गई है। एक महीने में तीसरी बार 5 सितंबर से 6 सितंबर के बीच मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की गई थी। मानवाधिकार समूहों ने इस प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए इसे बुनियादी मानवाधिकारों को नजरअंदाज करने के समान बताया। बावजूद इसके BLA और TTP सेना के लिए बहुत शक्तिशाली साबित हो रहे हैं। BLA ने सोमवार को पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाने का दावा किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान की समस्या यह है कि वो बलूचिस्तान को लेकर दोनों ही बड़ी ताकतों को कोई आश्वासन नहीं दे पा रहा है। वो न तो अमेरिका और न ही चीन को सुरक्षा की गारंटी दे पा रहा है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। अतुल जी, हाल के दिनों में हमने देखा है कि पाकिस्तानी सेना को थोड़ा सा एक सपोर्ट कह लो या उसका उत्साहवर्धन हुआ है, जो वैश्विक जिस तरह से आसिम मुनीर कई जगह जाकर मिले हैं, और उसके बाद CI ऑपरेशंस के नाम पर वहां पर बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है, उससे वहां पर जनता और ज़्यादा विद्रोह करने लगी है। क्या कुछ आप कहेंगे? चंद्रशेखर जी, बड़ी कॉम्प्लेक्स स्थिति है। अगर पाकिस्तान का रवैया है वो क्लियर है कि आपको जिसको कहते हैं ना कॉलोनियल पैसिफाई करना, एक तरह से पूरी तरह से उस एरिया को तैयार रखना ताकि बाकी बाहरी ताकतों के प्रोजेक्ट्स उस पर आ सकें। तो वो पाकिस्तान की मंशा तो समझ में आ रही है। अब लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि
चीन और अमेरिका, ये दोनों के लिए एक बैटल ग्राउंड बन गया है। अब किसका पलड़ा भारी रहेगा, इसमें एक दरार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता चीन चाहेगा कि अमेरिका वहाँ पर एक तरह से वापस आए बलूचिस्तान के अंदर और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट कर पाए। और उस दूसरी तरफ जो है, अब क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध अच्छे हो गए हैं, शायद अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान साथ मिलकर चीन का जो इन्फ्लुएंस है सीपेक के ऊपर वो कम हो। तो एक तरह से ये बड़ा एक तरह से रस्साकशी चल रही है बलूचिस्तान के ऊपर दो बड़ी ताकतों के बीच में। उसके बीच में जो पिस रहे हैं वो हैं आम नागरिक बलूचिस्तान के, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान का मोडस ऑपरेंडी देखें तो कोई बदला नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ था। उसी तरह से शोषण करना, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करना, पूरी तरह से मूवमेंट्स डायलॉग के बजाय मिलिट्री फोर्स का ही सिर्फ यूज करना, ये पुराने ही प्लेबुक है पाकिस्तान की। तो अब क्या ये कर पाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से अगर आप रेजिस्टेंस की तरफ से देखें तो BLA जो है वो बहुत, उसकी माजिद ब्रिगेड है सुसाइड बॉम्बर्स की, जो बहुत ही बड़े अटैक्स कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। आपको याद होगा जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसके ऊपर BLA ने अटैक किए थे और 2 बार जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हो चुके हैं, और भी कई जगह। बल्कि BLA के अटैक कराची स्टॉक एक्सचेंज, फिर एक यूनिवर्सिटी में सुसाइड बॉम्बिंग्स की हैं। तो BLA इस वक्त एक पोटेंट फोर्स है। लेकिन अब बात आती है ज्योग्राफी, अगर हम देखें कि BLA को पीछे से सपोर्ट करने वाला कौन है, वहां पर केंद्रित होगा कि रेजिस्टेंस कैसे आएगी, क्योंकि 2 बॉर्डर पड़ते हैं। एक बॉर्डर जो मुझे बिल्कुल याद आ रहा है वो ईरान का बॉर्डर। क्या वो बॉर्डर खुलेगा, बैकअप सपोर्ट BLA को मिलेगी वहां से कि नहीं, क्योंकि अगर आपको लड़ना है, गुरिल्ला वॉरफेयर भी करनी है, तो आपको एक तरह से सप्लाई लाइन चाहिए। तो ये एक चुनौती होगी BLA के लिए। दूसरा टैक्टिक्स ये होता है कि भाई अगर हमें बाहर से भी सप्लाईज ना मिलें तो हम पुलिस स्टेशन या आर्मी कैंटोनमेंट्स को अटैक करके वहां से हथियार लें, और ये माओइस्ट टैक्टिक पावर किधर जाता है। लेकिन कोई फाइनलिटी की तरफ नहीं है बलूचिस्तान। मुझे लगता है सबके बीच जो TTP और बलूचों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी है हाल के कुछ सालों में, वो पाकिस्तान के लिए कितना वहां पर मुश्किल खड़ी कर रही है। और साथ ही साथ नवाज शरीफ ने कहा था कि इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्या पाकिस्तान तैयार है कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए? मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इस वक्त, खासकर जब से आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बने या उससे पहले, कि मिलिट्री कोई सॉफ्ट ऑप्शन, बल्कि अगर स्पीचेस देखें आसिम मुनीर की, तो आसिम मुनीर तो कह रहा है कि हम पूरी तरह से हस्तक्षेप करेंगे पॉलिटिक्स को। हम पॉलिटिक्स इज टू सीरियस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। ये एक वहाँ कैलिफोर्निया में स्पीच दी थी जिसमें ये कहा था कि हम छोड़ नहीं सकते पॉलिटिक्स। तो एक तरह से मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए कोई नेचुरल रुचि है जो हुकूमत है पाकिस्तान की इस वक्त। तो वो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो मुझे नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात जो आपने किया वो इंटरेस्टिंग है, TTP की। अब प्रॉब्लम यह है कि TTP और बलोच एक साथ मिल सकते हैं कुछ जगह पे, या कुछ फैक्शंस बलोच के मिल सकते हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी है दोनों की उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि ये जो बलोच BLA है ये एक सोशलिस्ट सेक्युलर बैकग्राउंड से आए हुए हैं, और TTP की जो आइडियोलॉजी है वो ज़्यादा इस्लामिक ओरिएंटेड है। इसमें एक लेकिन बड़ा फैक्टर है, वो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लगता है। क्योंकि अगर कोई इसको जोड़ सकता है इन दोनों को, तो अफगान गवर्नमेंट इनको जोड़ सकती है। और दोनों तरफ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ऊपर मुझे लगता है कि हमें वहां पर भी नजर डालनी होगी कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।